दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की अगली सुपर पावर लड़ाई किसी कंट्री पर नहीं बल्कि बर्फ के नीचे दबे पत्थरों पर हो सकती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 है, लेकिन उसके नीचे छुपी दौलत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। उसका टोटल एरिया लगभग 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि इसकी 81% जमीन बर्फ से ढकी हुई है और सिर्फ 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स बर्फ से नहीं ढकी हुई। उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं तो एक इंसान प्रति 7 किलोमीटर्स में रहता है। इंडिया में लगभग 3,500 इंसान प्रति 7 किलोमीटर्स में रहते हैं। जस्ट कंपेयरिंग टू अंडरस्टैंड, अमेरिका, चाइना और यूरोप तीनों की नज़र एक ही जगह पर टिकी है। उसका नाम है ग्रीनलैंड। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है या नहीं, सवाल ये है ग्रीनलैंड किसके हाथ जाएगा और इसका फायदा किसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और आज यही ग्रीनलैंड अचानक ग्लोबल हेडलाइंस में क्यों आ गया है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल कॉमन आदमी की भाषा में कहानी की तरह समझेंगे। इसमें एनालिसिस करेंगे कि अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है। ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो चाइना, यूएसए और यूरोप सबको बेचैन कर रहा है? ग्रीनलैंड के इनुइट नेटिव्स को इससे फायदा होगा या नुकसान? अलास्का परमानेंट फंड का एग्जाम्पल यहाँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यूरोपियन यूनियन इस पूरे खेल में क्या रुकावट डाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब वर्ल्ड पीस के लिए खतरनाक है? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में कंक्लूजन आपको खूब सोचने पर मजबूर कर देगा। ग्रीनलैंड आखिर है क्या? दोस्तों, ग्रीनलैंड नाम सुनते ही दिमाग में आता है बर्फ, बर्फ और सिर्फ बर्फ। लेकिन ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है। ग्रीनलैंड फ्यूचर पावर का एक ट्रेजर बॉक्स है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक रीजन में बसा हुआ है। पॉपुलेशन में ज़्यादातर हैं इनुइट नेटिव्स। और हाँ दोस्तों, मेरे हिमालय के गुरुजी कहा करते थे कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के रहने वाले नेटिव्स, इंक्लूडिंग इनुइट ट्राइब वाले लोगों का और भारतीय यानी इंडियंस का डीएनए एक ही है। मैंने यहाँ भारतीय यानी इंडियंस खास इसलिए बोला क्योंकि इनुइट लोगों को रेड इंडियंस भी कहा जाता है। 56,000 लोगों का मतलब बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा ज़मीन, और ज़मीन के नीचे छुपा है फ्यूचर का गोल्ड, फ्यूचर का एक सपना। दोस्तों, अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इतना सीरियस क्यों है? इसका जवाब है लोकेशन प्लस रिसोर्सेज और फ्यूचर स्ट्रेटेजी। चलिए इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले, ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के पास है। आज आर्कटिक सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं। जो कंट्री आर्कटिक को कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड के शॉर्टकट्स को कंट्रोल करेगी, जैसे कि सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल शॉर्टकट्स हैं। अमेरिका ये बहुत अच्छे से समझता है। दूसरा, मिलिट्री एडवांटेज। पिटोफिक स्पेस स्टेशन बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन अमेरिका का एक मेजर मिलिट्री बेस ग्रीनलैंड में पहले से मौजूद है, जिसको पिटोफिक स्पेस बेस कहते हैं। ये बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम, स्पेस सर्वेलेंस और आर्कटिक डिफेंस के लिए क्रिटिकल है। मतलब ग्रीनलैंड ऑलरेडी अमेरिका की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तीसरा,
रेयर अर्थ मिनरल्स, ये असली जैकपॉट है। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, जिंक, कॉपर। आज की दुनिया में ये मिनरल्स क्या हैं? ये मिनरल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जान, विंड टर्बाइन्स का बैकबोन, बैटरीज की फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर, एडवांस्ड वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स का कोर। और अभी प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका और यूरोप इन मिनरल्स के लिए चाइना पर हैवीली डिपेंडेंट है इस समय। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आता है तो चाइना की डिपेंडेंसी ड्रामेटिकली कम हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि हम अलास्का इकोनॉमिक बूस्ट वाला परमानेंट फंड मॉडल को अच्छे से समझें। एक बार यह समझ आ गया तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनलैंड के नेटिव्स, खासकर इनुइट लोग, यूएसए को ग्रीनलैंड लेने के लिए क्यों पसंद करेंगे। अलास्का मॉडल एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर यूएसए ग्रीनलैंड को ले ले तो खासकर नेटिव्स को रिसोर्सेज डेवलप करने और रेवेन्यू शेयर करने से मिलने वाले फायदों के बारे में खूब पता है। अलास्का परमानेंट फंड कैसे काम करता है और रेजिडेंट्स को कैसे फायदा देता है। कम से कम 25% मिनरल, मुख्य रूप से ऑयल, इसकी रॉयल्टीज, रेंटल्स और रिलेटेड रेवेन्यूज फंड के प्रिंसिपल में जाते हैं। ये पैसा कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में, ताकि समय के साथ ये पैसा बढ़ता रहे। प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया जाता है और वोटर अप्रूवल के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली अर्निंग्स हर साल परमानेंट फंड डिविडेंड्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये डिविडेंड हर एलिजिबल अलास्का के रेजिडेंट को बराबर मिलता है, एडल्ट्स और चिल्ड्रन सबको। जो पूरे साल अलास्का में रहा हो और रहने का इरादा रखता हो, ये फंड उसको मिलता है। ये एक तरह का यूनिवर्सल बेसिक डिविडेंड है, मतलब कोई कमाई का टेस्ट नहीं होता। फंड हिस्टोरिकली 60 से 70 बिलियन से ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी हाल ही में अमेरिकन शेयर मार्केट के ऊपर उठने के कारण ये फंड अब 85 बिलियन के आसपास है। और एनुअल डिविडेंड्स आमतौर पर हर व्यक्ति को 1000 से 2000 मिलते हैं। ये मार्केट परफॉर्मेंस और रूल्स के अनुसार बदलते हैं। फायदे क्या है नेटिव्स को? घरों को डायरेक्ट कैश मिलता है, पॉवर्टी कम होती है। दोस्तों, स्टडीज दिखाते हैं कि पॉवर्टी लाइन, अलास्कन्स इसमें 20 से 40% पॉवर्टी लाइन में कम हुए हैं। रूरल इंडिजिनस कम्युनिटीज में 28% से घटकर 22% से पॉवर्टी नीचे आ गया। इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और लोग अलास्का में रहने के लिए मोटिवेट होते हैं। अलास्का मॉडल के अलावा ग्रीनलैंड वालों को और क्या फायदा होगा? इस सब में ग्रीनलैंड के इनुइट नेटिव्स को क्या मिलेगा? आइए इमोशन छोड़कर फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैसिव इकोनॉमिक बूस्ट होगा। माइनिंग प्रोजेक्ट्स में, मतलब जॉब्स, स्किल ट्रेनिंग, लोकल लोकल बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब में फायदा होगा। आज ग्रीनलैंड लार्जली सब्सिडीज पर डिपेंड करता है। माइनिंग रेवेन्यू ग्रीनलैंड को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फास्ट इंटरनेट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब इन्वेस्टमेंट के साथ आता है। बहुत कम पॉपुलेशन वाले आर्कटिक रीजन्स में ये चीज़ें खुद ब खुद नहीं आती। तीसरा, लिविंग स्टैंडर्ड्स और अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, ग्लोबल एक्सपोजर, इन्यूट यूथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये सब आएंगी। अब आते हैं दोस्तों यूरोप पर, यूरोपियन यूनियन की आपत्तियों और रुकावटों पर। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क से जुड़ा है और डेनमार्क ईयू का हिस्सा है। ईयू के मेन कंसर्न्स क्या हैं? ये है सोवरेनिटी, क्या ग्रीनलैंड को प्रेशर से लिया जा सकता है? एनवायरनमेंट,
माइनिंग से आर्कटिक इकोसिस्टम को नुकसान होगा। स्ट्रेटेजिक बैलेंस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ईयू को स्ट्रेटेजिकली ये सूट नहीं करता। ईयू क्या कर सकता है? लीगल हर्डल्स डाल सकता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का सहारा ले सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर डाल सकता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है। मतलब यूएसए टेक ओवर इतना सिंपल नहीं है। बड़ा सवाल क्या है, क्या ये सब वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है? अब अगर ऑनेस्टली बात करें तो क्या ग्रीनलैंड का इश्यू वार का कारण बनेगा? शॉर्ट आंसर है नहीं, इमीडिएट वार नहीं। हालांकि ट्रंप ने आज कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने का डर है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स जरूर तेज होगी। यूएसए वर्सेस चाइना वर्सेस यूरोप आर्कटिक फ्यूचर का बैटलफील्ड नहीं बन रहा, बल्कि चेस बोर्ड बन रहा है। अगर रिसोर्सेस रिस्पॉन्सिबली डेवलप हो, अगर नेटिव्स को रियल बेनिफिट्स मिले, अगर इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट हो, तो ग्रीनलैंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन का मॉडल बन सकता है। दोस्तों, हिस्ट्री बताती है रिसोर्सेज अपने आप में कर्ज नहीं होते, गवर्नेंस डिसाइड करती है कि वो कर्ज बनेंगे या ब्लेसिंग। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है, लेकिन अलास्का जैसे एग्जांपल्स ये दिखाते हैं कि रिसोर्स रिच स्पार्सली पॉपुलेटेड आर्कटिक रीजन्स में डायरेक्ट सिटीजन बेनिफिट मॉडल पॉसिबल है। अगर ग्रीनलैंड को रियल ऑटोनॉमी मिले, अगर लोकल लोगों यानी कि इन्विट वॉइसेस डिसीजन मेकिंग में हो, अगर प्रॉफिट्स सिर्फ कॉरपोरेशंस नहीं बल्कि पीपल तक पहुंचे, तो ग्रीनलैंड फ्यूचर का विक्टिम नहीं, फ्यूचर का विनर बन सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप दावोस में आजकल है। आज की खबर के अनुसार अमेरिका निकट भविष्य में ग्रीनलैंड को अपने अधीन लेने लगा है। उसने अनौपचारिक रूप से स्वीडन को ग्रीनलैंड की बिक्री के लिए 700 अरब डॉलर की पेशकश की है। याद रखिए दोस्तों, डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को लगभग 500 से 725 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रांट देता है, जो ग्रीनलैंड के जीडीपी के 20% से थोड़ा अधिक और उसके सार्वजनिक बजट के आधे से ज़्यादा के बराबर है। 1946 में यूएसए ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सोने की सिल्लियों की पेशकश की थी, जो आज की कीमतों में लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर के बराबर है। और यूएसए 700 अरब डॉलर दे रहा है इस समय। डेनमार्क के पास कोई चॉइस नहीं है, केवल ईयू उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर अपनी कोशिश में वो फेल हो जाएगा तो अमेरिका के लिए ये बड़ा आसान होगा ग्रीनलैंड को लेना, और लगता है कि यूरोप ईयू इसमें फेल ही होगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ग्रीनलैंड का अमेरिका के साथ जाना अपॉर्चुनिटी है या विश्व के लिए खतरा है? कमेंट में प्लीज इसको जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अपने नज़दीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।